अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक अहम टॉपिक स्टडी करेंगे एंड दैट इज़ द बिहेवियर। लास्ट टाइम हमने देखा था कि किस तरह आपने स्पेक्ट्रम और उससे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के ओरिजिन को स्टडी किया। आज उसी से मुंसलिक हम बोहर्स थ्योरी पर कुछ कैलकुलेशंस प्रूव करेंगे। कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स ऑफ वेरियस स्पेक्ट्रल सीरीज बाय बोहर्स थ्योरी। लास्ट टाइम आपने हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम स्टडी किया था और उसमें ये देखा था कि मुख्तलिफ़ किस्म के बिहेवियर्स और सीरीज़ को हमने जस्टिफाई किया था कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी हायर ऑर्बिट से लोअर में गिरता है तो जिस स्पेसिफिक ऑर्बिट में वो आकर गिरता है तो उससे जो फोटॉन्स रिलीज़ होते हैं उन्हें हम स्पेशल सीरीज़ कंसिडर करते थे, यानी लाइमन, बाल्मर, पास्कल, ब्रैकेट एंड फंड सीरीज़। सो आज हम उसी सीरीज़ का इस्तेमाल करके वेव नंबर ऑफ फोटॉन्स को कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे फोटॉन की एनर्जी कैसे निकाली जाती है। मोहर के पोस्टुलेट को कंसिडर करें तो आपने देखा जैसे कि इलेक्ट्रॉन जंप करता है तो वो एनर्जी इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। जब वो किसी हायर से लोअर ऑर्बिट में आकर गिरता है तो वो कुछ ना कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है फोटॉन की सूरत में। तो उसके लिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन हम यूज़ करते हैं दैट इज़ डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू, और ये डिफरेंस होता है हायर और लोअर ऑर्बिट का की एनर्जी का। तो E2 माइनस E1 हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगा। अब लेट्स सपोज कि हम किसी भी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन की जो है का जंप स्टडी कर रहे हैं और उसकी एनर्जी हम जब देखेंगे तो हम कह सकते हैं कि जो हायर ऑर्बिट है उसको आप N2 से डिनोट करते हैं और एनर्जी का एक्सप्रेशन वही होगा जो हमने एनर्जी ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन केस एक लॉन्ग टॉपिक स्टडी किया था प्रीवियसली। तो ये वही एनर्जी का एक्सप्रेशन है, जस्ट हम इसमें नोटेशंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हमने हायर ऑर्बिट की बात की तो हम एनर्जी 2 लेंगे, माइनस एम जेड स्क्वायर E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, एन आपके पास 2 हो जाएगा उसका स्क्वायर और H2। यहाँ दो चेंजेस हमने किए, एक तो एनर्जी को 2 कर दिया और नंबर ऑफ ऑर्बिट को 2 किया है। अब एक इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर ऑर्बिट में आकर गिरा है तो लोअर ऑर्बिट का जो नोटेशन है वो N1 होता है और वही एनर्जी का एक्सप्रेशन E1 बन जाएगा। बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ हम N की जगह पर 2 की बजाय अब 1 का स्क्वायर लेंगे। सो इन दोनों के दरमियान जब हम डिफरेंस जो है लिखते हैं तो वो कैसे लिखेंगे, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को देखकर, यानी डेल्टा E इज इक्वल टू E2 माइनस E1। तो पहले E2 का एक्सप्रेशन आएगा माइनस साइन के साथ, देन E1 का एक्सप्रेशन ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस साइन के साथ, और ये माइनस जो सेंटर में है वो डिफरेंस का है। सो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे। अब इस एक्सप्रेशन में आप कॉमन निकाल लें तो आपके पास एम जेड स्क्वायर E4/8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर ये कॉमन आ जाता है। पीछे यहाँ से बच जाएगा 1/n2 का स्क्वायर और 1/n1 का स्क्वायर। N1 के साथ पॉजिटिव साइन है इसीलिए हम उसे पहले लिख रहे हैं और ये नेगेटिव साइन है इसलिए उसको बाद में हम लिख रहे हैं। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिससे हम एनर्जी फोटॉन की निकाल सकते हैं। अब हाइड्रोजन एटम की अगर हम बात करें तो Z उसके लिए 1 होता है। सो ये तमाम फैक्टर्स की अगर आप वैल्यू पुट करें जो आपने पिछले एनर्जी के टॉपिक में स्टडी की थी, दैट इज़ 2.18 इंटू 10⁻⁻18 जाउल। सो 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर ये एनर्जी की यूनिट है जो जाउल में हम निकाल रहे हैं। तो ये एक्सप्रेशन आपके जहन में होना चाहिए कि अगर एनर्जी आपको फोटॉन की निकालनी है किसी भी सीरीज़ में तो आप इस एक्सप्रेशन को यूज़ करके ये फार्मूला पुट करेंगे। सेकेंड, एनर्जी के बाद जो चीज़ निकाली जाती है वो है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हमारे पास उसी एनर्जी के एक्सप्रेशन से आएगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एच म्यू। अब एच म्यू डेल्टा ई जैसा कि आपके पास एच म्यू के इक्वल है तो हम एच म्यू को भी लिख सकते हैं डेल्टा ई की जगह पर, जो आपने भी प्रीवियसली एक्सप्रेशन देखा है। तो वहाँ पर एच म्यू लगाकर बाकी सारा एक्सप्रेशन सेम रहेगा। अब म्यू यहाँ पर रहने दे क्योंकि हमें ये मालूम करना है फ्रीक्वेंसी, और एच दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा तो एच स्क्वायर एच क्यूब में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो फ्रीक्वेंसी की आप जो एक्सप्रेशन देख रहे हैं उसमें उसकी यूनिट आ जाएगी हर्ट्स। पहले तो आप एनर्जी ले रहे थे तो आपने यूनिट ली थी जाउल। अब ये एक्सप्रेशन है जिससे हम फ्रीक्वेंसी फोटॉन की भी निकाल सकते हैं, एनर्जी भी निकाल सकते हैं, सेकंड चीज़ फ्रीक्वेंसी भी मालूम कर सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटॉन जो आपके पास इमिट होता है वो इट गोज़ ऑन डिक्रीजिंग बिटवीन द एडजेसेंट लेवल्स व्हेन वी मूव टुवर्ड्स द हायर ऑर्बिट्स, क्योंकि आपके पास फ्रीक्वेंसी का और ऑर्बिट का आपस में इनवर्स रिलेशन है। तीसरी चीज़ है वेव नंबर ऑफ फोटॉन। C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा और म्यू इज इक्वल टू C/लैम्डा। यहीं से एक्सप्रेशन आप निकालें तो म्यू निकल आया। अब हम कह सकते हैं इसको रिवर्स कर देंगे, म्यू को आप जो है इस एक्सप्रेशन को अरेंज करें तो जो वेवलेंथ होती है और वेव नंबर हमें निकालना है तो वेवलेंथ और वेव नंबर का एक रिलेशन होता है दैट इज़ लैम्डा इज इक्वल टू 1/μ बार। इसे आप कहते हैं वेव नंबर और ये रेसिप्रोकल होता है वेवलेंथ के रिस्पेक्ट से। तो इसको अगर आप एक्सप्रेशन में इस जगह पे पुट करें तो हमारा एक्सप्रेशन क्या बनेगा, V इज इक्वल टू C। 1/λ की जगह आपने म्यू बार लगा दिया तो ये म्यू बार आ गया। अब ये एक्सप्रेशन
हमारे ऊपर वाले एक्सप्रेशन में जब पुट होगा तो वो v आपके पास रिप्लेस हो जाएगा c म्यू बार से, बाकी एक्सप्रेशन सेम रहेगा। आप यहाँ पर म्यू बार रहने देंगे और c दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाता है, और जैसा कि हम हाइड्रोजन की एटम की बात कर रहे हैं तो z 1 हो जाता है, z यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बाकी एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो इसको एक कांस्टेंट से जो है डिनोट किया जाता है, दैट इज़ r विच इज़ कॉल्ड द रिडबर्ग कांस्टेंट, और ये इक्वल होता है me4 ओवर 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर CH क्यूब। तो हम इस एक्सप्रेशन को हटाकर r भी सिंपल लिख सकते हैं, और साथ आ जाएगा आपके पास 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर और पर मीटर, ये आपके पास वेव नंबर की यूनिट है। सो इस तरह से हम किसी भी फोटोन, किसी भी सीरीज़ का जो फोटोन है उसकी एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। और ये क्वेश्चन है एक्सरसाइज का 9 का ए पार्ट। डिराइव द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर हाइड्रोजन एटम विच आर रिलेटेड टू। सो पहली चीज़ आपने क्या मालूम करनी है, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन टू लेवल्स n1 एंड n2, ये जो आपने भी निकाला था। सेकंड, फ्रीक्वेंसी निकालनी है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n2 से n1 में, जो आपने भी निकाली। और थर्ड है वेव नंबर ऑफ फोटोन व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n2 इज इक्वल टू n1। सो ये आपके पास तीनों आपने कैलकुलेशंस इसमें लिखनी होंगी। ये लॉन्ग के अतबार से पूछा जाए, ये शॉर्ट के अतबार से सेपरेटली पूछा जाए, तो आप दोनों लिहाज से करेंगे। अब एक और आपके पास कैलकुलेशंस हम यहाँ पर करेंगे कि हाइड्रोजन एटम का जो स्पेक्ट्रम है उसमें डिफरेंट जो फोटॉन्स की वेरियस स्पेक्ट्रल लाइंस आती हैं, उसका हमने वेव नंबर कैलकुलेट करना है। तो वो कैसे करेंगे, लेट्स सपोज हमारे पास जो पहली सीरीज़ है वो है लाइमन सीरीज़। तो लाइमन सीरीज़ में पहली लाइन कब क्रिएट होगी, जब आपके पास लाइमन की लोअर लिमिट क्या होती है, n1, लोअर ऑर्बिट 1 होता है। तो 1 में 2 से पहले आपके पास पहली अगर आके इलेक्ट्रॉन फॉल करे तो फर्स्ट लाइन क्रिएट होगी, अगर 3 से आकर गिरे तो सेकंड लाइन, और अगर 4 से आके गिरे तो थर्ड लाइन, और इसी तरह अगर इन्फिनिटी के पॉइंट से आकर 1 में गिरे तो आपके पास वो लाइन लिमिटिंग लाइन कहलाएगी। तो आपने वही एक्सप्रेशन वेव नंबर जो आपने ऊपर अभी देखा, इसी एक्सप्रेशन को हर सीरीज़ की कैलकुलेशन में वेव नंबर के लिए यूज़ करना है और जस्ट फार्मूला लगाना है। और ये आपके पास रिडबर्ग कांस्टेंट की जगह पर आप 1.09678 इंटू 10⁻⁷ पुट करेंगे, 1 ओवर n1 का स्क्वायर माइनस 1 ओवर n2 का स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप एज इट इज़ लिखेंगे, और जो ऑर्बिट्स हैं, जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग आपने यहाँ वैल्यू पुट करनी है। n1 चूँकि हमारा 1 है तो हम यहाँ पर 1 पुट करेंगे, और n2 2 है तो 2 पुट करेंगे। स्क्वायर्स लेकर डिवाइड करके एलसीएम लेने के बाद आपको 82.26 इंटू 10⁵ पर मीटर आंसर मिल रहा है। सो इस तरह ये फर्स्ट लाइन का आपके पास वेव नंबर है। सेकेंड लाइन के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ n2 को आपने 3 पुट करना है। इन्फिनिटी के लिए आपने जो है n2 इन्फिनिटी का साइन पुट करना है, और जब भी इन्फिनिटी आ जाए किसी डिनोमिनेटर में तो वो आंसर 0 हो जाता है, यानी ये फैक्टर 0 हो गया, और पीछे बाकी कैलकुलेशन से आपको एक वैल्यू मिल जाएगी। इस सीरीज़ की जितनी भी लाइंस हैं, लिमिटिंग लाइन सीरीज़ जो आपके पास लाइमन सीरीज़ बना रही हैं, उनका रीजन यूवी रीजन होता है। इसी तरह आप किसी भी सीरीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। लाइक अगर नेक्स्ट अब सीरीज़ पर बात करें तो सेकंड बाल्मर सीरीज़ है। इसकी फर्स्ट लाइन निकालने के लिए आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि बाल्मर की लोअर लिमिट हमेशा 2 होती है, यानी n1 इसमें 2 पुट होगा तमाम जगहों पर, और n2 जो है यानी हायर लिमिट पहली क्या होगी, वो 3 से इलेक्ट्रॉन गिरेगा तो फर्स्ट लाइन, 4 से गिरेगा तो सेकंड लाइन, इस तरह अगर 5 से गिरे तो थर्ड लाइन, और इसी तरह अगर आपके पास इन्फिनिटी से अगर कोई इलेक्ट्रॉन n2 में जा रहा है तो लिमिटिंग लाइन। तो तमाम सीरीज़ में इस तरह से आप पुट करके आंसर्स निकाल लेंगे। तो इन वेव नंबर की आप जो रेंज देखेंगे वो है बाल्मर सीरीज़ की यूवी रीजन, और तमाम अदर लाइन जो इतनी भी हमें मिलती हैं इसमें वो विजिबल रीजन से फॉल करती हैं, सवाए लिमिटिंग लाइन के। इस तरह आप पास्कल, ब्रैकेट और फंड की सीरीज़ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उनकी अपनी अपनी लोअर लिमिट है, पास्कल के लिए 3 है लोअर, और ब्रैकेट के लिए 4 और फंड के लिए 5। तो उनके रिस्पेक्ट से आप फर्स्ट, सेकंड और लिमिटिंग लाइन 3 कैलकुलेशंस देख सकते हैं। बोहर थ्योरी ने हाइड्रोजन एटम के स्पेक्ट्रम को इन डिटेल बताया। यहाँ पर आपने एक एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी देखा है, वो भी आप देख लें, क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर बी। जस्टिफाई दैट बोहर्स इक्वेशन फॉर द वेव नंबर कैन एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ लाइमन, बाल्मर एंड पास्कल सीरीज। यानी आप बोहर इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप वेव नंबर एक्सप्लेन करेंगे लाइमन, बाल्मर और पास्कल सीरीज़ का। तो आपने फर्स्ट, सेकेंड और लिमिटिंग लाइन्स को एक्सप्लेन कर देना है, दैट इज़ एनफ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास जो हमने अभी बोहर एटॉमिक मॉडल पढ़ा उसमें कुछ डिफेक्ट्स भी थे, तमाम बातें ये नहीं बता पाया, जो नहीं बता पाया वो हमारे डिफेक्ट्स में शामिल होती हैं, और इस कॉन्सेप्ट को आगे कवर भी किया जाएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी इंपॉर्टेंट है कि 4 मार्क्स में आपसे पूछा जा सकता है कि डिफेक्ट्स बताएं बोहर एटॉमिक मॉडल के। तो बोहर एटॉमिक मॉडल हमें एटम की स्टेबिलिटी तो बताता है, आयनाइजेशन एनर्जी भी बताता है, और स्पेक्ट्रा भी इसने एक्सप्लेन किया हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे सिस्टम्स का। लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या थे? पहली बात कि ये मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम या कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम पर अप्लाई नहीं होता था, उनके स्पेक्ट्रम के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं देता। सेकंड, जब हम हाई रिजॉल्विंग वाली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में लाइंस को स्टडी करते हैं और स्पेक्ट्रम को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि एक एटम सेवरल मल्टीपल लाइंस पर मुश्तमिल है।
जैसे कि बाल्मर सीरीज़ की जो एच अल्फा लाइन थी वो 5 कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल थी, जिस स्ट्रक्चर को हम फाइन स्ट्रक्चर या मल्टीपल लाइन स्ट्रक्चर भी कहते हैं। बोहर इस फाइन स्ट्रक्चर की एक्सप्लेनेशन नहीं देता कि आपके पास जो लाइन स्प्लिट हो रही हैं तो उसके लिए सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एनफ नहीं है, इसके लिए कुछ और क्वांटम नंबर की ज़रूरत थी जो उस मल्टीपल लाइंस को एक्सप्लेन करे। उसके लिए क्वांटम नंबर जो आप आगे स्टडी भी करेंगे, दैट इज़ एजीमुथल क्वांटम नंबर, विच एक्सप्लेन्स द फर्दर स्प्लिटिंग ऑफ द लाइंस एंड एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ मल्टीपल आर फाइन स्ट्रक्चर। थर्ड जो चीज़ थी वो बड़ी इंपॉर्टेंट थी, दैट इज़ बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो हमारे ऑर्बिट्स में रिवॉल्व कर रहे होते हैं वो ऑर्बिट सर्कुलर होते हैं, लेकिन मॉडर्न रिसर्च ये कहती है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उसकी मोशन न्यूक्लियस के गिर्द 3 डायमेंशनल स्पेस में होती है। इसका मतलब है कि एटॉमिक मॉडल फ्लैट नहीं होता। तो ये एटॉमिक मॉडल पर भी एक सवाल उठ गया कि वो किस तरह के ऑर्बिट्स होते हैं, तो ये बोहर जस्टिफाई नहीं कर पाया। फोर्थ एंड important point is when the spectrum of atom is taken in magnetic field, some new lines are created. This is called Z-Man effect. लाइक हमारे पास जब भी किसी एटम के स्पेक्ट्रम के पाथ में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती थी तो वो फर्दर लाइंस में सेपरेट हो जाता था। इस इफेक्ट को जो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से सेपरेटिंग होती है जी मैन इफेक्ट कहा जाता है। और इसी तरह आप इसमें देख सकते हैं कि सोडियम का स्पेक्ट्रम जो है उसमें जब उसे वीक मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाती है उस पर तो वो सिंगल लाइन सेपरेट हो जाती है 2 कंपोनेंट्स में। अब इसकी भी वजह अब बोहर के पास नहीं थी कि ऐसा क्यों होता है। सेकेंड एक और इफेक्ट भी है कि अगर आप उसी हाइड्रोजन एटम के एक्साइटेड एटम्स के पास में मैग्नेटिक की बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें तो भी लाइंस सेपरेट होती थी, तब भी वो कंपोनेंट लाइंस में डिवाइड होती थी। इस इफेक्ट को जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आता है स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। बोहर की थ्योरी जी मैन और स्टार्क इफेक्ट जस्टिफाई करने में नाकाम रही। सो यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ जी मैन एंड स्टार्क इफेक्ट, या बोहर्स के डिफेक्ट्स पर बात करेंगे। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13 है, पॉइंट आउट द डिफेक्ट्स ऑफ बोहर मॉडल, how these defects are partially covered by the dual nature of electron and Heisenberg uncertainty principle. मॉडर्न कुछ रिसर्च पर जब काम हुआ तो उससे ये डिफेक्ट्स रिमूव हुए हैं जो हम फर्दर देखेंगे। सोमरफील्ड मॉडिफिकेशन बाय बोहर ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल। बोहर के एटॉमिक मॉडल को सोमरफील्ड वाज अ साइंटिस्ट जिसने 1950 में सजेस्ट किया कि इलेक्ट्रॉन इलिप्टिकल पाथ में रोटेट करते हैं, रिवॉल्व करते हैं बनिस्बत सर्कुलर ऑर्बिट के, उनका पाथ एलिप्टिकल होता है। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग न्यूक्लियस एक ही फोकाई पर मौजूद है, बेजवी शक्ल होती है और एक ही साइड पर, यह पॉजिटिव देख सकते हैं न्यूक्लियस है, और इलेक्ट्रॉन 3 डायमेंशंस में स्पेस में इस न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व करता है और ये एक एलिप्टिकल पाथ को फॉलो करता है और ये अपनी जो डायरेक्शन चेंज करता है और तमाम साइड्स आपके पास कवर करता है न्यूक्लियस की। सो ये इफ़ेक्ट जो है ये बिहेवियर सोमरफील्ड ने दिया और मॉडिफाई किया कि किस तरह से जो बोहर का दिया हुआ मॉडल दुरुस्त नहीं था कि वो सर्कुलर ऑर्बिट पर बात कर रहा था, लेकिन एक्चुअली मॉडल किस तरह का था, इलिप्टिकल। सो आपसे पूछ लिया जाए कि राइट ऑन द मॉडिफिकेशन ऑफ समरफील्ड या उसकी क्या कंट्रीब्यूशन है एटॉमिक मॉडल में, तो आप उसका इफेक्ट बताएंगे कि इस तरह किस तरह से मोशन को जस्टिफाई किया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है वेव पार्टिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसे डुअल नेचर ऑफ मैटर भी कहते हैं, यानी मैटर का वेव की तरह बिहेव करना और पार्टिकल की तरह बिहेव करना। इस पर पहली दफ़ा काम किया डी ब्रॉगले के कॉन्सेप्ट ने। आइंस्टाइन और प्लैंक्स ये बात करते थे कि लाइट जो है इसका वेव बिहेवियर भी होता है और पार्टिकल बिहेवियर भी होता है। 1924 में फ्रेंच साइंटिस्ट लुइस डी ब्रॉगले, इसका मानना था कि जितने भी मैटर के पार्टिकल्स हैं जो मोशन रखते हैं या मूव करते हैं उनके पास भी वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम्स, मॉलिक्यूल्स ये सब आ जाते हैं जिनकी पार्टिकल नेचर भी है और वेव लाइक प्रॉपर्टी भी है। ये जो दोहरा मयार है जो लाइट के पास था अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स, और बाद में डी ब्रॉगले ने भी मैटर पर इसे प्रूव किया, तो उससे इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं वेव पार्टिकल डुअलिटी, यानी दोहरापन, यानी वेव नेचर भी रखना, पार्टिकल नेचर भी रखना। फिर उसने एक रिलेशनशिप भी बताया कि वेवलेंथ और मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल का आपस में रिलेशन क्या है बाय यूजिंग द आइंस्टाइन एंड प्लैंक्स इक्वेशन। आइंस्टाइन का मानना था कि हमारे पास एनर्जी दैट इज इक्वल टू mc², ये इक्वेशन नंबर 1 हम इसे कंसिडर करेंगे, और अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स इक्वेशन ई आपके पास h म्यू के इक्वल होता है, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। अगर दोनों को हम इक्वेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड्स तो बराबर हैं, राइट हैंड साइड्स आमने सामने आ जाएंगी कंपैरिजन में। mc² इज इक्वल टू h म्यू और mc² इज इक्वल टू h म्यू जो है वो आपके पास c ओवर लैम्डा होता है, वो पुट करें आप तो ये mc ओवर h ओवर लैम्डा रह जाएगा, c से कैंसिल हो जाता है। आप लैम्डा को उधर ले जाएं तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर mc। सो ये आपके पास बिहेवियर है वेवलेंथ का और मोमेंटम का फॉर द फोटॉन। लेकिन अगर यही चीज़ आप
और सिंप्लीफाई कर लें कि एक पार्टिकल है, इसका मास m है और वेलोसिटी v है, तो डी ब्रॉगली इक्वेशन ये कहती है कि लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी। तो आप जो पार्टिकल के लिए या मैटर के लिए c की बजाय v का नोटेशन यूज़ करेंगे, यानी म्यू की फ्रीक्वेंसी का नोटेशन आप यूज़ करते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी वेलोसिटी, और इसी प्रोडक्ट ऑफ मास और वेलोसिटी को हम मोमेंटम कहते हैं, दैट इज आल्सो रिप्रेजेंटेड बाय आ p फैक्टर। तो लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर p। तो p क्या है हमारे पास, mv, दैट इज मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, और h क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, दैट इज इक्वल टू 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड। ये इक्वेशन हमारे पास वेव नेचर और मोमेंटम पार्टिकल नेचर दोनों को जस्टिफाई करती है। सो इस तरह से हमारे पास उसने फिर ये भी बताया कि वेवलेंथ का मोमेंटम से इन्वर्स रिलेशन है अकॉर्डिंग टू दिस एक्सप्रेशन। इसके लिए कुछ एग्जांपल्स भी आप कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन है वो मूव कर रहा है 2.188 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड से, तो आपने उसकी वेवलेंथ निकालनी है। तो वेवलेंथ के लिए आपके पास लैम्डा इज इक्वल टू h ओवर एम वी का एक्सप्रेशन चाहिए हमें। h प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हम जानते हैं 6.625 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, वो आप पुट करेंगे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी ऑलरेडी पता होता है, फंडामेंटल है 9.108 इंटू 10⁻31 kg। और तीसरी चीज़ है जी वेलोसिटी। वेलोसिटी हमने सपोज की कि एक इलेक्ट्रॉन इतनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वो पुट करेंगे आप, तो आंसर आता है लैम्डा इज इक्वल टू 0.33 इंटू 10⁻9 मीटर। 1 नैनोमीटर 10⁻9 मीटर के इक्वल होता है, तो आप इसे नैनोमीटर से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ इस वेलोसिटी के साथ 0.33 नैनोमीटर है, यानी इलेक्ट्रॉन एक मैटर पार्टिकल है जिसकी वेवलेंथ है, इट कैरीज द वेवलेंथ। सो यहाँ से फर्दर उसने कंपैरिजन किया कि वेवलेंथ हाइड्रोजन एटम का तो हमें कंपैरिजन टू एक्स रे मुहैया कर सकते हैं। अगर आप उतनी ही वेलोसिटी के साथ प्रोटॉन को भी मूव करवाएं और उसका वेवलेंथ भी जज करें, तो वो 1836 टाइम्स इलेक्ट्रॉन की निस्बत कम होगा, क्योंकि मास ज़्यादा है तो वेवलेंथ आपके पास कम हो जाता है। सो इसीलिए 1836 टाइम्स आपके पास प्रोटॉन की वेवलेंथ कम होगी क्योंकि मास बढ़ रहा है। अब अगर प्रोटॉन की बजाय आप अल्फ़ा पार्टिकल को ले लें जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से भी ज़्यादा हैवी है, तो उसकी आप अगर वेवलेंथ का कंपैरिजन करें इलेक्ट्रॉन की रिस्पेक्ट से, तो वो 7344 टाइम्स कम हो जाएगी। प्रोटॉन की तो 1836 टाइम्स कम हुई थी, स्मॉलर थी वेवलेंथ, आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल की वेवलेंथ और कम हो गई। अगर आप इसी कंपैरिजन पे चल रहे हैं, पहले इलेक्ट्रॉन फिर प्रोटॉन फिर आपने अल्फ़ा पार्टिकल लिया, और अब आप एक स्टोन ले लें, तो लेट्स सपोज हमारे पास एक मास ऑफ 0.001 kg है स्टोन का, और वो मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ, तो उसका वेवलेंथ अगर आप निकालते हैं तो आप प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट करें, मास जो भी आपने एज्यूम किया वो पुट करें, और वेलोसिटी 10, तो आपके पास वेवलेंथ की वैल्यू आती है 6.625 इंटू 10⁻32 मीटर। ये वेवलेंथ बहुत छोटी है कि हम किसी मेथड्स के थ्रू इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते, लेकिन हम ये कहते हैं कि हैवियर बॉडीज़ की वेवलेंथ होती है, लेकिन वो वेवलेंथ मेजर नहीं की जा सकती, बट इट एग्जिस्ट। सो सिंपली वी सेड दैट हैवियर बॉडीज़ डोंट हैव वेव्स, कि हमारे पास कोई ऐसा मेथड नहीं है जिससे हम उनको कंसीवेबल मेथड से वेवलेंथ को डिटेक्ट कर सकें। तो यहाँ से आपके पास वेरिफिकेशन हुई कि माइक्रोस्कोपिक बॉडीज़ की वेवलेंथ होती है और वाज़े होती है, और मैक्रोस्कोपिक बॉडीज़ या हैवी बॉडीज़ जिन्हें कहा जाता है उनकी भी वेवलेंथ होती है, लेकिन वो हमारी डिटेक्शन रेंज में नहीं आती, इसलिए हम कहते हैं दे डोंट हैव वेव्स। सो ये एक्सप्रेशन हमारे पास वेव पार्टिकल डुअलिटी को हाईलाइट करता है। और एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन इस एक्सपेरिमेंट की गई, तो डिवीजन और जर्मर ये दो अमेरिकन साइंटिस्ट थे, 1927 में इन्होंने एक अपरेटस डिज़ाइन किया जिसके मुताबिक इन्होंने मैटर की ड्यूअल नेचर को जस्टिफाई किया। इन्होंने क्या किया था कि एक थिन निकल की फॉयल ली, उस पर फास्ट किस्म के मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बम्बार्ड करवाया। इलेक्ट्रॉन्स जब हीटेड टंगस्टन फिलामेंट से निकले और एक ख़ास पोटेंशियल डिफरेंस के साथ चार्ज प्लेट से होते हुए एक्सेलरेट हुए, तो इलेक्ट्रॉन डायफ्रैक्शन का फिनोमेना जज किया गया जो बिल्कुल एक्सरे डायफ्रैक्शन जैसा ही था। तो वहाँ से इन्होंने एक्सप्लेन भी किया और बताया भी कि किस तरह से वेव पार्टिकल नेचर एक मैटर भी रखता है। और इसके अलावा एक्सपेरिमेंटली जो कैलकुलेटेड वैल्यू थी इलेक्ट्रॉन की वेवलेंथ की, वो भी सिमिलर थी जो थ्योरेटिकली डी ब्रॉगले ने निकाल कर बताई। डिवीजन और जर्मर ने डी ब्रॉगले की इक्वेशन को वेरीफाई किया और ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को जस्टिफाई किया। इन दोनों को नोबेल प्राइज़ दिया गया अपरेटस प्रूफ डिज़ाइन करने पर, जो इन्होंने मैटर वेव्स के लिहाज से उनको प्रूव करने के लिए दिया, और डी ब्रॉगले को एक सेपरेट नोबेल प्राइज़ दिया गया इक्वेशन ऑफ मैटर वेव को जस्टिफाई करने के लिए। तो ये हमारे पास एक वेरिफिकेशन का एक कॉन्सेप्ट है जो हमें यहाँ पर बताता है। सो नेक्स्ट हमारे पास एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ दी हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। 1927 में वर्नर हेजनबर्ग ने एक अहम प्रिंसिपल बताया
दैट इज़ बिकॉज ऑफ द कॉन्सेप्ट के जो बोहर की जो थेरी थी, उसके मुताबिक उसका मानना था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है और वो न्यूक्लियस के गिर्द एक खास डेफिनेट ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करते हैं, और उनका मोमेंटम और पोजीशन, यानी इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम और इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को हम एक्यूरेटली डिटरमिन कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को जो है प्रूव करने के लिए हेजनबर्ग ने एक कॉन्सेप्ट दिया। हेजनबर्ग का मानना था कि आपके पास इलेक्ट्रॉन की अगर हम नेचर को देखें तो हम ये दोनों काम एक साथ, यानी उसकी पोजीशन और उसके मोमेंटम को एक साथ डिटरमिन नहीं कर सकते। उसके लिए इसने प्रिंसिपल दिया, दैट इज़ कॉल्ड द हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। According to this principle, it is impossible to determine simultaneously and precisely both position and momentum of a small fast moving particle, for example electron। यानी ये मुमकिन ही नहीं है कि हम बैक वक्त एक्यूरेटली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी और उसका मोमेंटम भी जो है जज कर सकें। किसी भी मूविंग पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ एक्यूरेटली डिटरमिन करना नामुमकिन है। उसका मानना था कि अगर हम सर्टेन हैं, बहुत ज़्यादा हमें यकीन है, सर्टेनिटी होता है किसी चीज़ का यकीन होना, और अनसर्टेनिटी यानी किसी चीज़ की आपको कोई चीज़ आपके लिए गैर यकीनी है। तो अगर हम पार्टिकल की पोजीशन के हवाले से सर्टेन हैं तो हमें मोमेंटम के बारे में अनसर्टेनिटी का सामना होगा, यानी हम लेस सर्टन होंगे आपके पास मोमेंटम के हवाले से, और अगर हम ज़्यादा सर्टन हैं पोजीशन के हवाले से तो मोमेंटम के लिहाज से हम अनसर्टन होंगे। इस चीज़ को उसने जज करके बताया कि अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या है, डेल्टा एक्स, और अनसर्टेनिटी मोमेंटम क्या होती है, डेल्टा पी। तो मैथमेटिकली हेजनबर्ग का एक्सप्रेशन अगर हम देखें तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू एच ओवर 4 पाई। दिस इज एक्सप्रेशन जिसमें डेल्टा एक्स क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम पोजीशन, और डेल्टा पी क्या है, अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम। तो ये दोनों आप देख सकते हैं प्रोडक्ट के साथ इस इक्वेशन में मौजूद हैं। एक का बढ़ना दूसरे को कम करेगा, एक का सर्टन होना दूसरे को अनसर्टन बनाएगा। सो हेजनबर्ग का मानना था कि ये लार्ज केस में ये प्रिंसिपल भी फॉलो नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स पर ये भी अप्लाई नहीं होता। उसने इस चीज़ को एक्सप्लेन करने, अब इस बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए कॉम्पटेंस इफेक्ट जो है एक्सप्लेन करता है। कॉम्पटेंस इफेक्ट के अकॉर्डिंग हम इलेक्ट्रॉन क्योंकि छोटा पार्टिकल है और हमें उसकी पोजीशन अगर जाननी है लेट से, तो हम एक ऐसी लाइट यूज़ करेंगे, एक ऐसी वेवलेंथ की लाइट यूज़ करेंगे जो शॉर्टर हो उसके साइज से, इलेक्ट्रॉन के साइज से। सो अगर हम फोटोन लेते हैं शॉर्टर वेवलेंथ का, तो वेवलेंथ कम होने पर मोमेंटम उसका ज़्यादा होगा। जब ऐसा फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा तो वो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन डिस्टर्ब कर देगा। सो उसका लाइक अगर हम कहेंगे कि वो आपके पास एक ख़ास मोमेंटम के साथ आकर टकरा रहा है तो इट पुशेस द इलेक्ट्रॉन एंड डिस्टर्ब इट्स मोमेंटम, तो उसका मोमेंटम डिस्टर्ब हो गया। दिस इज़ कॉल्ड द कॉम्पटेंट इफेक्ट, कि एक से दूसरे में जो है ट्रांसफ़र करना। सो हम पोजीशन देखने के चक्कर में, उसकी डिटर्मिनेशन के चक्कर में मोमेंटम चेंज हो गया। लेकिन अगर हम नहीं चाहते कि मोमेंटम चेंज हो तो हम लाइट शॉर्टर वेवलेंथ की बजाय लॉन्गर वेवलेंथ की यूज़ कर लेते हैं। अगर लॉन्गर वेवलेंथ की आप लाइट यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होगा कि वेवलेंथ तो लॉन्गर आपने ले ली, मोमेंटम कम हो गया, लेकिन आपके पास उसकी वेवलेंथ ज़्यादा है। अब आप पोजीशन नहीं जान पाएंगे, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होने से आपके पास ये लाइट इलेक्ट्रॉन के ऊपर से पास कर जाएगी तो इमेज ही क्रिएट नहीं होगा, तो हम पोजीशन नहीं जान पाएंगे। तो मोमेंटम बचाने के चक्कर में हम पोजीशन के बारे में अनसर्टन हो गए। तो इस तरह से ना तो हम पोजीशन और ना ही मोमेंटम एक साथ साइमल्टेनियसली डिटरमिन कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन का, या किसी भी मूविंग पार्टिकल का। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अगर आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आपने ये इसका एक्सप्रेशन भी मैथमेटिकल भी बताना है और साथ ही एक्सप्लेन भी करना है, अदरवाइज ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट। अब कुछ रेलिवेंट जो आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो हम देख लेते हैं। इसमें आपके पास अभी क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर ए और बी हमने देख लिया है पहले से ही, और क्वेश्चन नंबर 13 हमारा रहता था बोर्स का डिफेक्ट और उसका ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन और हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ये भी हम देख चुके हैं। न्यूमेरिकल पोर्शन में क्वेश्चन नंबर 23 है कि आपने फोटोन का वेव नंबर निकालना है जब इलेक्ट्रॉन जंप करता है n5 से n2 में या n5 से n1 में। तो और सीरीज़ भी बतानी है कि आपके पास जो फोटोन अपेयर हो रहा है उसका ताल्लुक किस सीरीज़ से है। तो आपने एक्सप्रेशन अगेन अभी आपने पढ़ा कि कैसे हम एक्सप्रेशन वेव नंबर का यूज़ करते हैं, वो एक्सप्रेशन आपने लिखना है। n2 में आप पहले केस के लिए 2 की वैल्यू पुट करेंगे और आपका जो हायर ऑर्बिट है वो n2 वो 5 होगा। इसी तरह आप सेकंड पार्ट के लिए बाकी सब कैलकुलेट करने के बाद जो भी आपका आंसर आएगा, आपको पता है कि लोअर लिमिट जो है
सेकंड है तो वो बाल्मर सीरीज़ होती है और उसका रीजन विजिबल होता है। तो आपने इस वैल्यू को देख के, इस जंपिंग के ऑर्बिट्स को देख के बता देना है कि किस रीजन से और किस सीरीज़ से ताल्लुक़ है। जो सेकंड पार्ट है उसमें लोअर लिमिट है 1, तो ये लाइमन सीरीज़ को इंडिकेट कर रही है, और रीजन होता है यूवी रीजन। जस्ट आपने एंड पर ये लाइन ज़रूर लिखनी है कि स्पेक्ट्रल लाइन इस रीजन से बिलोंग कर रहा है और ये सीरीज़ है उसकी। क्वेश्चन नंबर 24 में अगर देखें तो एक फोटोन है ऑफ वेव नंबर 102.70 इंटू 10⁵ पर मीटर जम्प्स फ्रॉम हायर टू n=1। हायर कोई भी ऑर्बिट है, हमें नहीं पता, हमें वो मालूम करना है। तो आपने डिटरमिन करना है कि किस ऑर्बिट से आकर इलेक्ट्रॉन 1 में गिरा। उसके लिए आपको रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू तो पता है, n1 आपको पता है 1, लेकिन n2 नहीं पता। तो आप n2 को छोड़कर बाकी तमाम वैल्यूज़ पुट करेंगे और सॉल्व करते करते एक आंसर आपके पास फाइनली अप्रॉक्सीमेटली आएगा, दैट इज़ इक्वलेंट टू 4। सो राउंड ऑफ करके ये 4 आ जाता है, तो हायर लिमिट हमारी 4 हो गई। तो हमें ये पता है कि बी पार्ट में वो कह रहे हैं कि सीरीज़ का नाम बताएं, क्योंकि लोअर लिमिट 1 है तो ये लाइमन सीरीज़ बनेगी। इसी तरह आपके पास सी पार्ट में इफ़ द इलेक्ट्रॉन विल फॉल फ्रॉम हायर ऑर्बिट टू n=2, then electron calculate the wave number of the photon emitted, why this energy difference is so small as compared to above calculations। अब आपको n4 से 2 में कंडीशन दी गई है। 4 हायर ऑर्बिट का यहाँ पर जिक्र है जो आप ए में निकाल चुके हैं 4, वो आप यूज़ करके 4 और 2 का कंपैरिजन करके आप एक वैल्यू निकालेंगे वेव नंबर की। तो आपका पहला पार्ट हो गया। अब एनर्जी डिफरेंस के लिए आपको एनर्जी वाला एक्सप्रेशन यूज़ करना है जो आपने प्रीवियसली आज के टॉपिक में देखा है। अब इसमें क्या करेंगे, एक दफ़ा आप 1 से 4 में इलेक्ट्रॉन के का ट्रांजिशन दिखाएंगे, फिर 2 से 4 में। अब दोनों की एनर्जीज जो हमारे पास आएंगी उनका आप डिफरेंस देख सकते हैं। जैसा कि जब 4 से 1 में आकर गिरा तो एनर्जी का आपके पास गैप देख लें, और जब 4 से 2 में आके देखा तो एनर्जी का डिफरेंस कम है। वो उसकी वजह क्या है कि एनर्जी आपके पास डायरेक्टली रिलेट करती है डिस्टेंस से। द मोर द डिस्टेंस द मोर द एनर्जी, सो लेस विल विद द डिस्टेंस तो लेस विल विद द एनर्जी। तो सेकंड केस में आपके पास एनर्जी डिफरेंस कम है क्योंकि वो क्लोजर है और कम डिस्टेंस तय किया है इलेक्ट्रॉन ने 4 से 2 में गिरने के लिए। सो ये आपके पास जस्टिफाई हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट नंबर ए, व्हाट इज डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग एट हाफ अ स्पीड ऑफ लाइट। तो आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ का एक्सप्रेशन λ=h/mv आपने भी देखा। इसके लिए आपको h यानी प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू चाहिए, वो आपको ऑलरेडी पता होती है, वो आप पुट करेंगे। मैथ क्या है, इलेक्ट्रॉन का मैथ 9.1 इंटू 10⁻31। ये क्वेश्चन नहीं देगा, आपको खुद पता होना चाहिए। और साथ ही साथ तीसरी जो चीज़ है वो हाफ स्पीड ऑफ लाइट का क्या मतलब है, दैट इज़ v=c/2, यानी लाइट जितनी भी स्पीड ऑफ लाइट होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। आप उसके हाफ करने का मतलब क्या है कि आप उसे 2 से डिवाइड करेंगे और 1.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड आपके पास वैल्यू आ जाएगी। इसे पुट करके आप वेवलेंथ निकाल लेंगे, तो ए पार्ट हो जाएगा। बी पार्ट में क्या करना है आपने कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है जो ग्राम्स में हो और वेलोसिटी निकालनी है सेंटीमीटर पर सेकंड में। तो उसके लिए वेवलेंथ हम मालूम करेंगे, तो एम आपके पास अगर केजी में है तो आप ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करें। इसी तरह लाइट आपके पास वेलोसिटी जो है वो मीटर पर सेकंड में है तो सेंटीमीटर के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। वेलोसिटी वही हाफ पुट होगी, तमाम कैलकुलेशंस वही रहेंगी, फार्मूला भी वही रहेगा, सिर्फ आपने मैस को ग्राम में, वेलोसिटी को सेंटीमीटर में और हाफ द स्पीड ऑफ लाइट को आपने पुट करना है और प्लैंक्स कांस्टेंट की जाउल की वैल्यू को अर्ज में कन्वर्ट करना है और 1 जाउल = 10⁷ अर्ज। तो ये आपके पास एक नई कैलकुलेशन आएगी, दैट इज इक्वल टू 4.85 इंटू 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। सी पार्ट में आपने इसी वेवलेंथ का इस्तेमाल करना है जो आपने ऊपर निकाली, उसको आपने नैनोमीटर, एंगस्ट्रम और पिकोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए एक्सप्रेशंस याद होने चाहिए। ये 1 मीटर जो होता है 10⁻9 नैनोमीटर के इक्वल है। तो लैम्डा आपके पास क्योंकि 4.85 इंटू 10⁻12 मीटर है, तो मीटर की जगह पर आप जब नैनो की टर्म लगाएंगे तो 10⁻9 लगाकर आप पुट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा। इस तरह एंगस्ट्रम के लिए 10⁻10 एंगस्ट्रम और पिकोमीटर के लिए 10⁻12 पिकोमीटर। तो आप एक्सप्रेशंस को यहाँ से हटाते जाएंगे, मीटर की जगह ये तीनों वैल्यूज़ पुट करेंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर दी टुडे। बेस्ट ऑफ लक।